नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं, आपका अपना चैनल। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट्स बताने का आपको। तो पहली रिपोर्ट का रुख करेंगे जो कि राधिका खेड़ा और कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राधिका खेड़ा ने आखिरकार कांग्रेस से अपनी पारी को खत्म कर दिया है, लेकिन राधिका खेड़ा ने मतदान से ठीक लगभग 18-19 घंटे पहले कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। उससे कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मामला सिर्फ पार्टी के अंदर पल रही पीड़ा होती तो बात और थी, लेकिन अब यह बात राम तक पहुंच गई है। इसलिए बात जब निकली है दूर तलक जाएगी। उधर कांग्रेस अभी सिर्फ इतना कह पाने की स्थिति में दिख रही है कि हमने राधिका को इस्तीफा देने को नहीं कहा, यह उनका निजी व्यक्तिगत फैसला था। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने मानहानि तक की बात कह दी है। देखिए रिपोर्ट। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, कर रही कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पवन खेड़ा जी से बात हुई, उनको मैंने पूरा वाक्य बताया, तब भी मुझे डांट पड़ी। भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। 6 दिन मैंने इंतजार किया, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने ट्वीट करना शुरू किया और न्याय की गुहार मांगी, तब एक फोन कॉल जयराम रमेश जी का आया। नारी न्याय कागज में, मैनिफेस्टो में है, पर धरातल में नहीं है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बातें हैं, पर अपनी ही घर की लड़कियों को पिटवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है। राधिका खेड़ा ने आखिरकार कांग्रेस से अपना नाता तोड़ ही दिया, जिसने मीडिया में आज खूब सुर्खियां भी बटोरी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, कर रही कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे त्याग पत्र में राधिका ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की संचार और मीडिया समन्वयक रही खेड़ा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम अपना इस्तीफा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और अब वही कर रही हूँ। अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। इस्तीफा देने के बाद राधिका ने मीडिया से भी चर्चा की और कांग्रेस के चरित्र पर कई सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। उन्होंने कहा कि बहुत इंतजार और हर दरवाजा खटखटाने के बाद बात अब इस्तीफे तक पहुंची है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से हुए विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से 22 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो महिलाओं का सम्मान है, ना ही हिंदू धर्म का और ना ही भगवान राम का। राधिका यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि मुझे बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां दी गईं। हमेशा से सुनती रही कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। मैं कभी इस पर यकीन नहीं करती थी। जब मैं रामलला के दर्शन करने गई तो सच्चाई सामने आ गई। मैं अपनी माँ को अयोध्या लेकर गई और राम मैं हो गई। ध्वज लगाया तो कांग्रेस के लोग विरोध में आ गए। मुझे हर जगह अपमानित किया जाने लगा। मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। राम भक्त होने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि राम लल्ला के दर्शन करने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि जब मैं न्याय मांगूंगी मेरे साथ न्याय नहीं होगा। और इस षड्यंत्र के तहत मुझे इस तरीके से पार्टी से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप राम मंदिर जाएंगे, आप राम लल्ला का नाम लेंगे, आप पार्टी में हिंदू सामने आएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा, आप खुद पार्टी छोड़ दें। या महिला के साथ जब उत्पीड़न होगा, महिला के साथ ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसा दुर्व्यवहार होगा, ऐसा दुष्कर्म होगा, तो या तो उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ दे या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। 3 आदमी एक लड़की को कमरे में बंद कर देते हैं, उसके साथ न्याय नहीं होता, कोई बातचीत, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या है। राधिका खेड़ा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम लेकर गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि भूपेश को अपनी पीड़ा बताई तो भूपेश ने उनसे छत्तीसगढ़ छोड़ने को ही कह दिया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए राधिका ने कहा कि सब कुछ भूपेश बघेल के इशारे पर हुआ है। ये मेरा बयान है, आप इस पे रिसीविंग करके साइन करके दे दीजिए और ये है जो मुझे कहना है। उन्होंने वो लेने से मना कर दिया और कहा मैं सिर्फ जो आप बोलोगी मैं लिखूंगा और मैं सिर्फ सुनूंगा, इसको लिखित में नहीं लिया जाएगा। जब मैंने उनको याद दिलाया कि आपको मैंने शिकायत लगाई थी कि मुझे शराब ऑफर करी गई है, तो दीपक बैज ने सामने से बोला आप शराब पीती है ना, कितना पीती है, थोड़ा पीती है, ज्यादा पीती है, कभी कभी तो पीती होंगी। ये तरीका था इंक्वायरी करने का कांग्रेस पार्टी का, और ये किसके इशारे पे हो रहा था?
भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था। और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं? प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। राधिका के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। छत्तीसगढ़ के मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम विरोधी बताकर कांग्रेस पर हमला बोला। तो वहीं कांग्रेस के ही पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने भी राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर कहा कि जो देश की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। मातृशक्ति का अपमान करना, दुर्व्यवहार करना कांग्रेस पार्टी के संस्कृति में रचा बसा है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, मातृशक्ति का सम्मान हमेशा करना चाहिए और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, अपमानजनक उनके साथ हरकत किए, इसकी घोर निंदा होना चाहिए। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और वहां के एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। कि जो राष्ट्र भक्त होगा, जो राम भक्त होगा, जो सनातन को मानेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। और अभी लंबी फहरिस्त है, 4 जून आते आते और भी बहुत बहुत बड़े नेता पार्टी छोड़ने को तैयार है। राधिका खेड़ा के आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला भी मीडिया के सामने आए। 1 मई को विवाद सामने आने के बाद ये पहली बार है जब उन्होंने इस मुद्दे पर सफाई पेश की है। वो अकेले नहीं आए, बल्कि पार्टी की महिला नेताओं को साथ लेकर आए। वो शायद दिखाना चाहते होंगे कि महिलाएं कांग्रेस पार्टी में कितनी खुश हैं। वो बताना चाह रहे होंगे कि महिलाओं के साथ न कांग्रेस में कभी बदसलूकी की जाती है और न ही कभी उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। सुशील आनंद शुक्ला के साथ आई महिला नेताओं ने भी बारी बारी माइक पकड़ा और सुशील भैया को सुशील साबित करने की पूरी कोशिश की। उनको इंतजार करना था ना पार्टी के निर्णय का, क्यों डरी? और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को बार बार वो बोलती थी, मेरे पास वीडियो है, हम तो बार बार बोल रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा, मैं भी बोल रहा हूँ कि बहन जी आप उसी वीडियो को सार्वजनिक कर दो, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उस कमरे का वीडियो, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करेंगी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस मीडिया के सामने आए। उन्होंने माना कि छोटी छोटी बातों और अधिकारों को लेकर बहस होती रही है। ताजा आरोपों की जांच भी की गई और रिपोर्ट भी एआईसीसी को पहुंचा दी गई है, लेकिन उनसे इस्तीफा देने को पार्टी ने नहीं कहा। कांग्रेस के पुरकाव महिला अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने भी कहा, राधिका को गुमराह किया गया है। स्क्रिप्ट लिखा हुआ वो बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे वो बात कर रही है। इसमें बाकी आपने रिपोर्ट भेज दी है? बिल्कुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी बहन जो है वो गुमराह हो रही है। वो बिल्कुल कोई उससे हेट नहीं करता है। इनफैक्ट ये वो हमारी वो बहन है जो निडर है। मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई प्रेशर, कोई दबाव, पर मैं उनको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, अगर वैसा होता तो इतने दिन वो क्यों चुप बैठी थी। देखिए, राधिका खेड़ा जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ नहीं, मुझे तो अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रही है, मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन एक संबंध था, उसमें कोई बात नहीं, प्रवक्ता थी तो मिलते रहते थे। ऐसा कोई विवाद है नहीं। यदि उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये भी सही जाए। लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना, किसी की चरित्र हनन करना, जैसे सुशील आनंद शुक्ला पे जो आरोप लगाया है, ये मैं नहीं समझता कि उचित है। कल तीसरे चरण का मतदान है और आज राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाए उसे कांग्रेस को हल्के में तो कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब राधिका का ये इस्तीफा किसी रणनीति का हिस्सा है या राधिका सचमुच इतना मजबूर हो चुकी थी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ये तो राधिका ही बता सकती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये किसी मौके से कम नहीं है। रायपुर से घोमन साहू के साथ दिल्ली से अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज। तो ये सारा बखेड़ा आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले कांग्रेस में रहे हैं, 32 साल तक कांग्रेस की सेवा भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ साल भर से पहले उनका सेवा भाव कांग्रेस से कम होने लगा और मोदी का प्रभाव उन पर पड़ने लगा। अब वो बीजेपी के साथ हैं और कांग्रेस को लेकर नए नए दावे भी कर रहे हैं
और कभी कांग्रेस के बिखराव की बात करते हैं तो कभी कांग्रेस के देश विरोधी होने का दावा करते हैं। फिर उन्होंने बड़ा दावा किया है। वो दावा था अयोध्या में राम मंदिर को लेकर। दावा किया कि कांग्रेस मंदिर बनने से खुशी नहीं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की मंशा कांग्रेस रखती है। इसके लिए खुद राहुल गांधी भी पहल कर चुके हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस सवालों के जवाब में प्रमोद कृष्णम पर ही सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी दावों को लेकर हामी भरती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सियासत गर्म है इस मुद्दे को लेकर और आपको यह स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है। पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक दावा कर राजनीति में हलचल मचा दी। दावा है भगवान राम को लेकर, दावा है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर और दावा है राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों रोज मीडिया के सामने आकर कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर नए नए खुलासों का दावा करते हैं। आज उन्होंने जो दावा किया, कांग्रेस को राम विरोधी बताने का एक और मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले से कांग्रेस खुश नहीं थी। जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में उनके अमेरिकी सलाहकार भी शामिल थे। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सुपर पावर कमीशन बनाएंगे और इस कमीशन के जरिए राम मंदिर पर फैसला पलट देंगे। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला पलटने की उसकी वैसी ही मंशा थी जैसा कि शाह बानो केस में हुआ था, जिसमें राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में कानून लाकर पलट दिया था। जिस तरह शाह बानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। प्रमोद कृष्णम के दावे पर बीजेपी ने सहमति जताई। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि पूरी तरह यकीन किया जा सकता है कांग्रेस को हमेशा से राम और राम मंदिर से एलर्जी थी, लेकिन इनको राम से नफरत रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस को अपने साजिश के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की सलाह दी है। अगर आप हिंदू आस्था की बात करें, लेकिन इनको इस तरह से इनकी जो अदावत है और जो इनको नफरत है इनके दिल में भगवान राम के लिए, वो साफ जाहिर होती है। उनका न्याय पत्र देखिए, पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है। उधर कांग्रेस को प्रमोद कृष्णम का ये दावा हवा में की गई बात नजर आता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि क्या प्रमोद कृष्णम उस मीटिंग में थे। चुनाव को देखते हुए पाकिस्तान मंदिर, मंगलसूत्र जैसे मुद्दे लेकर जनता को गुमराह करने के लिए सामने लाए जा रहे हैं। तो वहीं सुप्रिया सिनेत ने प्रमोद कृष्णम की हैसियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। कभी उनका ओहदा ही नहीं था कि वो राहुल गांधी से मिल भी पाए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी उल्टा प्रमोद कृष्णम पर ही कई आरोप जड़ दिए हैं। प्रमोद आचार्य जो उस मीटिंग में थे क्या? नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में चुनाव हारते हुए देख और तीसरी चरण के माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरह के बयान आ रहा है, मंदिर, मस्जिद, अयोध्या, कभी पाकिस्तान, कभी मंगलसूत्र, मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। उन्होंने अपने पूरे करियर में राहुल गांधी से बात की है कांग्रेस पार्टी में। उनका वो ओहदा था कि वो राहुल गांधी तक पहुंच भी सकें। मुझे ऐसा लगता है झूठ बोलना एक गंभीर बीमारी होती है, उसको माइथोमेनिया कहते हैं। उसका इलाज संभव है। ये कौन है? ये वो हैं जिन पर जमीनों को लेकर बहुत आरोप थे। एक जमाने में जमीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती है उनके साथ हैं। जैसे कहा जाता ना, जिसका दाना उसका गाना, वो भी जिसकी सरकार उसके साथ।
और जो अब प्रमोद राष्ट्र का कृष्णम के दावे का क्या आधार है और इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर हम कोई दावा नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव करीब है, बड़े बड़े वादों, दावों और आरोपों की बौछार देखने को मिलती ही रही है। प्रमोद कृष्णम पहले भी दावा कर चुके हैं कि प्रियंका के खिलाफ कांग्रेस में राजनीतिक साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनने से रोका गया और फिर न राज्यसभा भेजा गया और न ही उन्हें कोई बड़ा पद दिया गया। ये साजिश कई सालों से चल रही है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस राहुल और प्रियंका के 2 धड़ों में बंट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए अब अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। रायबरेली और अमेठी, 2 ऐसी सीटें जो हमेशा चर्चा में रहती हैं। भारतीय राजनीति में इनकी महत्ता हमेशा रही है। गांधी परिवार की इन पारंपरिक सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। लिहाजा इन 2 सीटों पर अब प्रियंका गांधी खुद जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इन सीटों का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। इसमें से एक नाम है भूपेश बघेल का, जो कि रायबरेली के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और राहुल गांधी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। देखिए। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर चुना गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से इस फैसले को हरी झंडी भी दिखा दी है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी भी वो गांधी परिवार और कांग्रेस के भरोसेमंद सारथी बने हुए हैं। कांग्रेस आला कमान का भरोसा भूपेश बघेल पर अब भी कायम है। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने रायबरेली लोकसभा सीट के लिए भूपेश बघेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेश बघेल को रायबरेली सीट का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए भूपेश बघेल भी खुद छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीट पर मतदान पूरा हो गया है। अब 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान होगा। इससे एक दिन पहले ही बघेल को रायबरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल उड़ीसा के बाद 9 तारीख को भूपेश बघेल रायबरेली पहुंचेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। कल तो मतदान है तीसरे चरण का और मैं भी मतदाता हूं तो मैं वोट डालूंगा। परसों का कार्यक्रम मेरा उड़ीसा का बना हुआ है। वो कार्यक्रम करके ही फिर 9 तारीख को मैं रायबरेली जाऊंगा। सीनियर लोगों से बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ अस्पताल पे काम करना है। भूपेश का कहना है कि मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दावा किया कि रायबरेली की जनता का तो गांधी परिवार से पारिवारिक संबंध है, लिहाजा बहुत करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मिली है तो करना ही होगा। बता दें कि रायबरेली से सोनिया गांधी 5 बार से सांसद रही हैं। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। भाजपा ने यहां से योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी का भरोसा भूपेश पर ऐसा है कि विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक बनाया। दुर्ग के पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीते भूपेश को पार्टी ने लोकसभा चुनाव राजनांदगांव सीट से पार्टी का प्रत्याशी भी बनाया है। वहाँ केवल हमारी भूमिका है वो बहुत ज्यादा रहने की नहीं है, क्योंकि रायबरेली के लोग और गांधी परिवार इनका अपना खुद का ऐसी बॉन्डिंग है, ऐसे संबंध है तो बहुत कुछ करने गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी दी गई है, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी जीत गई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार राहुल भले ही अमेठी से न लड़ रहे हों और गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस ने किसी परिवार से बाहर के नेता को टिकट दिया हो, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार रायबरेली ही नहीं अमेठी में भी कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद संभालेंगी। जानकारी के मुताबिक 18 मई तक प्रियंका सिर्फ इन्हीं 2 सीटों पर फोकस रखेंगी। वो इन 2 सीटों के अलावा किसी और राज्य में चुनावी प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। प्रियंका गांधी पहले भी इन 2 सीटों पर अपने भाई और मां के लिए प्रचार की कमान संभालती रही हैं। लेकिन सक्रिय राजनीति में आने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब प्रियंका के कंधों पर इन 2 सीटों को पार्टी के लिए जीतने की जिम्मेदारी होगी। तो भूपेश बघेल भी रायबरेली के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
इधर चुनाव से पहले झारखंड की सियासी लड़ाई एक बार फिर करप्शन तक आ गई है। झारखंड सरकार में मंत्री के करीबी के घर करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद सियासत का पारा हाई हो गया है और इसकी गूंज झारखंड से लेकर ओडिशा तक, दिल्ली तक सुनाई दी। देखिए रिपोर्ट। ये पहाड़ देख रहे हैं, ये नोटों का है। लगेगा कि जैसे किसी नोटों की दुनिया में आ गए हों, जहां हर तरफ रुपए ही रुपए हैं। ये नजारा है झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर हुई ईडी की कार्रवाई का। कार्रवाई झारखंड में हुई, लेकिन गूंज उड़ीसा में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के नबरंगपुर में रैली के दौरान कार्रवाई को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। झारखंड में कैश मिलने पर उन्होंने कहा, मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। ईडी ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। 20 से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिन्हें गिनने के लिए मशीन की मदद तक ली गई। ये कार्रवाई झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर पर हुई है। अब समझ लेते हैं कि आलमगीर का झारखंड की सियासत से क्या ओहदा है। झारखंड की पाकुड़ विधानसभा सीट से आलमगीर आलम विधायक हैं, जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं। झारखंड में दूसरी बार मंत्री बने हैं। 2006 से 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सरपंच से सियासी सफर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में झारखंड का मुद्दा उठाया, तो झारखंड में भी बीजेपी ने सरकार को जमकर घेरा। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के करप्शन की अनंत कथा जो है, गाथा, वो समाप्ति होने का नाम नहीं लेती। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना मीडिया में आ रही है और अभी भी गिनती जारी है। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं, आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए। झारखंड में करप्शन को लेकर सियासत जोरों पर है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही सरकार के मंत्री के घर पर करोड़ों के कैश मिलने से सियासत ने और जोर पकड़ लिया है और मौका चुनाव का है, तो बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कल 9 सीटों पर महामतदान होना है। तीसरे चरण में होने वाले 9 सीटों पर चुनाव को लेकर किन के बीच मुकाबला माना जा रहा है, वोटरों की संख्या क्या है और उन सीटों का सियासी गणित क्या है, इन तमाम मसलों पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट कि 9 सीटों पर क्या चल रही है चुनावी झांकी। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, विदिशा, बैतूल, भोपाल, राजगढ़ और सागर की सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। मुरैना लोकसभा सीट नरेंद्र सिंह तोमर के टिकट कट जाने से काफी चर्चा में है। 2009 और 2019 में जीत हासिल करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर के बदले बीजेपी ने इस बार शिवमंगल सिंह तोमर पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस की टिकट से सत्यपाल सिंह सिकरवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुरैना सीट पर 20,04,000 वोटरों में से 10,07,000 पुरुष वोटर और 9,34,000 महिला वोटर शामिल है। अगर मुरैना के सियासी इतिहास की बात करें तो 1952 से लेकर अब तक चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 बार तो वहीं कांग्रेस ने 6 बार जीत हासिल की है। 18,93,000 मतदाताओं वाले भिंड लोकसभा क्षेत्र में जहां पुरुष वोटरों की संख्या 10,19,000 है, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 8,73,000 है। अब तक हुए चुनाव में बीजेपी ने भिंड लोकसभा सीट पर अपना सिक्का खूब जमाया है। बीजेपी ने इस सीट से जहां 9 तो वहीं कांग्रेस ने 5 बार जीत हासिल की है। ग्वालियर सीट पर 21,40,000 वोटरों में से पुरुष वोटरों की संख्या 11,32,000,
महिला वोटरों की संख्या 10,07,000। ग्वालियर सीट पर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 तो वहीं बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने जहां भरत सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को मौका दिया है। आपको बता दें 2007 से इस सीट पर बीजेपी अपनी धाक जमाए बैठी है। देश भर की निगाहें गुना लोकसभा सीट पर खासतौर पर टिकी हुई है। वजह है इस बार के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से बिगुल फूकना। सिंधिया परिवार का गढ़ माने जाने वाला ये लोकसभा सीट ज्यादातर कांग्रेस के खाते में रहा है। जहां कांग्रेस ने 9 तो वहीं बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है। 18,83,000 वाले गुना हॉट सीट पर 9,80,000 पुरुष और 9,02,000 महिला मतदाता है। बीजेपी के टिकट से ताल ठोकने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव चुनौती पेश करते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,38,000 है। इसमें से पुरुष वोटरों की संख्या 9,11,000 तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 8,26,000 है। अब तक हुए कुल 18 लोकसभा चुनाव में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 9 और कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है। अगर मौजूदा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के टिकट से ताल ठोकने वाली लता वानखेड़े की सीधी टक्कर कांग्रेस के वुड्डी राजा बुंदेला से मानी जा रही है। 1996 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। विदिशा को अगर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गजों ने इन सीट पर चुनाव लड़कर अपना परचम लहराया है। इस सीट पर बीजेपी ने जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया तो सियासत गर्मा गई। बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा चुनौती पेश करते दिख रहे हैं। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने 1991 से 2004 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता है। मध्य प्रदेश के हॉट सीटों में से एक विदिशा में 19,38,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इनमें से 10,04,000 पुरुष मतदाता तो वहीं 9,34,000 महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट जब बीजेपी ने भोपाल से काटा तो ये चर्चा का विषय बन गया। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर बीजेपी ने आलोक शर्मा को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अरुण सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भोपाल में कुल वोटरों की संख्या 23,19,000 जिसमें पुरुषों की संख्या 11,51,000 तो वहीं महिला वोटर 11,27,000 है। 1990 के बाद अब तक भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रभुत्व रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राजगढ़ सीट से नामांकन दाखिल करने पर लोगों की निगाहें इस सीट पर विशेष तौर पर बनी हुई है। दिग्विजय सिंह को काउंटर करने वाले बीजेपी के रोडमल नागर को चुनावी मैदान में उतारा है। रोडमल नागर लगातार 2 चुनावों में जीत हासिल कर हैट्रिक बनाने की ओर देख रहे हैं। 18,69,000 मतदाताओं वाले राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 9,60,000 पुरुष मतदाता तो वहीं 9,09,000 महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां 1996 से बीजेपी कुर्सी पर काबिज रही है। बैतूल लोकसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 18,69,000 जिसमें से पुरुष मतदाता 9,62,000 तो वहीं महिला मतदाता 9,23,000 है। 2024 आम चुनाव में बीजेपी ने दुर्गादास उइके को अपना प्रत्याशी बनाया और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट से रामू टेकाम अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें प्रदेश की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रायपुर जिले में भी मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार रायपुर जिले में मतदान को लेकर जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से कई अनूठे पहले की गई हैं। इस बार चुनाव आयोग ने ईवीएम लाने ले जाने के लिए ट्रॉली भी मुहैया कराई है। देखिए रिपोर्ट। 7 विधानसभाओं के लिए हम लोग आज लोगों को भेज रहे हैं। पूरी तैयारी है। पर्याप्त सुरक्षा हम लोग ये मतदान जो डिस्पैच सेंटर है यहाँ से ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने कई बड़े इंतजाम किए हैं। रायपुर जिले में 42% महिलाओं के हाथ में चुनावी कामकाज की कमान सौंपी है। इसमें रायपुर उत्तर विधानसभा के सभी 203 मतदान केंद्रों में पूरा काम महिलाएं संभालेंगी। रायपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ कुल 1907 मतदान केंद्र हैं। इसमें से 857 मतदान केंद्रों पर महिलाएं चुनावी कामकाज संभालेंगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी रायपुर उत्तर विधानसभा का पूरा काम महिलाओं को ही सौंपा गया था। चुनावी ड्यूटी में तैनात महिलाओं में इस बार काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
बता दें कि महिला मतदान कर्मियों के लिए मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है, जिसमें ORS अन्य जरूरी सामान भी शामिल है। रायपुर कलेक्टर ने बताया कि महिलाओं को मतदान केंद्र पर ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार करीब 42% बूथ टोटली महिलाएं ही लीड ले रही हैं। निधि हमारे साथ है। ये रायपुर उत्तर की ARO है और इसकी टीम भी लगभग महिलाओं की टीम है, यानी मैनेजमेंट से लेके नीचे तक पूरा सारा कुछ हमारी महिलाएं संभाल रही हैं। और लगभग हर विधानसभा में 80 से 90 बूथ 90, 100, किसी में 120, 150 इस टाइप से महिलाएं संभाल रही हैं। और 1000 प्लस से जगह ऐसी हैं जहां पर पीठासीन अधिकारी और P1 दोनों महिलाएं हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए रायपुर जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से एक अनूठी पहल भी की गई है, जिस पर उन्होंने 3 नंबर उपलब्ध कराए हैं, जिस पर आप मतदान केंद्र पर खिंचवाई गई फोटो भेजकर इनाम पा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की इस अनोखी पहल की खूब वाहवाही भी हो रही है। सर्वश्रेष्ठ 51 फैमिली फोटो को 1001 रुपए और प्रशासित पत्र देकर रायपुर जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान देने गए फैमिली को सम्मानित भी किया जाएगा। उसमें भी उद्देश्य वही है कि पूरा परिवार वोट करे, एक साथ पर्व की तरह जाएं। इसलिए वो कंपटीशन रखा गया है कि वो उस पर हमें फ़ोटोज़ भेजें। जो बेस्ट 51 फ़ोटो होंगी उनको 1001 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। रायपुर जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। सभी मतदान दलों के साथ पुलिस बल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई है। मतदान दिवस के दिन रायपुर जिले में 25 कंपनियों के 2000 से ज्यादा पुलिस बल सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों की सहायता के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों के नंबर की सूची चस्पा कर दी गई है। शाम से ही लगभग पूरे जिले में 140 के आसपास पेट्रोलिंग पार्टियां शुरू हो गई हैं, जो हर जगह पेट्रोलिंग कर रही हैं। पूरे जिले में कल के दिन के लिए लगभग 25 कंपनियों का बल प्लस 2000 पुलिसकर्मी, कोटवार, फॉरेस्ट गार्ड, उनकी भी ड्यूटी लगी है। तो हम लोग का पूरा जो व्यवस्था सुरक्षा के हिसाब से लगी हुई है और कल हम लोग पूरी तरह से चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को घर से निकालने के लिए जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से अनूठे पहल किए जा रही हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मोर्चे पर तैनात है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। और कल तीसरे चरण का मतदान है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने कई ऐसे उपाय खोज निकाले हैं जिससे मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाया जा सके। शॉपिंग मॉल से लेकर हॉस्पिटल तक रायपुर वासियों के लिए कई ऑफर लेकर आए हैं। कंपनियां लाई हैं, मॉल लाए हैं, हॉस्पिटल लाए हैं। आपको जरूर इस रिपोर्ट को देखना चाहिए और मतदान के बाद फोटो खिंचाने के बाद सीधे वहां पहुंचना भी चाहिए। देखेंगे अधिकार है ये, सबका सम्मान है ये, करना मतदान है ये। ओ आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। 7 मई को रायपुर में होने वाले मतदान को लेकर अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के इस उत्सव की शहर में खास तैयारियां हो रही हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रशासन समेत गैर सरकारी संस्थानों ने कई उपाय खोज निकाले हैं, जिससे रायपुर में वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। रायपुर में मेफेयर, बेबीलोन, रामकृष्ण, नारायणा, बालाजी हॉस्पिटल जैसे संस्थानों ने मतदाताओं के लिए कई ऑफर निकाले हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशन में 7 मई को सब करें मतदान कैंपेन से कई संस्थाएं जुड़ रही हैं। कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स, अस्पताल अपने ग्राहकों को 7 मई को मतदान के बाद कई तरह की छूट देने की घोषणाएं कर चुके हैं। निसंदेह रूप से हम लोगों ने अपील की थी कि मतदान को बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए, लोगों में आकर्षण हो और ये त्यौहार की तरह हो। मुझे खुशी है कि रायपुर के तमाम व्यावसायिक संगठन, तमाम हॉस्पिटल्स आगे आए हैं, जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जो लोग मतदान करेंगे उनके लिए आने वाले दिनों में कुछ ऑफर्स लाए हैं। उद्देश्य केवल एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें।
इन संस्थाओं का मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में मतदान न सिर्फ अधिकार बल्कि एक ऐसा संवैधानिक दायित्व है जिसके माध्यम से आम मतदाता देश की प्रगति में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ने के लिए व्यापारियों को लगातार, जो हमारे प्रदेश के 12 लाख व्यापारी हैं, लगातार उनको हम लोग प्रेरित कर रहे थे कि 100% वोटिंग होना चाहिए व्यापारियों की तरफ से। तो इस बार कलेक्टर साहब ने भी मुहिम चालू करे और हम लोग कलेक्टर साहब के साथ लग के, और खाली ये रायपुर की बात नहीं, हमारे लिए जो तीसरे चरण का चुनाव है उसमें जहाँ पे भी प्रदेश में अभी चुनाव पेंडिंग है, सब जगह हमारी चैम्बर की टीम पूरे प्रदेश में यही काम कर रही है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वाले नागरिकों के लिए रायपुर शहर के प्रतिष्ठित होटल और अस्पतालों ने अपनी सेवाओं से संबंधित छूट देने की घोषणा की है। ये छूट उन मतदाताओं को मिलेगी जिनकी अंगुलियों पर नीली स्याही होगी। बहुत बड़ा महापर्व है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है, तो हम लोग भी इस महापर्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमने भी लोग लुभावने ऑफर दिए हैं अपने सभी गेस्ट के लिए। 7 तारीख को जो भी 7 मई को मतदान कराकर अपनी उंगली में स्याही का निशान आकर अगर हमें रिसेप्शन में दिखाता है तो उस दिन का उन मरीजों का कंसल्टेशन पूर्णतः फ्री रहेगा और जांचों में भी डिस्काउंट दिए जाएंगे। इन संस्थानों के अलावा भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहर के कई प्रतिष्ठानों में मतदाता जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी निभाने कई तरह के ऑफर दे रहे हैं। प्रशासन और तमाम गैर सरकारी संस्थाओं के इस शानदार पहल के बाद देखना दिलचस्प हो जाएगा कि मतदान वाले दिन रायपुर में किस तरीके की चहल पहल रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कल तीसरे चरण का मतदान है तो भोपाल प्रशासन ने भी कमर कस ली है। भोपाल प्रशासन भी मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी कुछ खास लेकर आया है, जहां आपको स्कूटर, बाइक समेत कई महंगे उपहार तक मिल सकते हैं। कैसे आप ये उपहार जीतेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, देखिए इन सब पर रिपोर्ट और साझा भी कीजिए अपनों के संग, ताकि वो भी मतदान के लिए निकले और ये उपहार जीत सकें। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव, लेकिन उत्सव फीका फीका चल रहा है। लोगों की भागीदारी वैसी नहीं है जैसी प्रशासन ने अपेक्षा की थी। ऐसा लग रहा है मानो लोगों द्वारा मतदान में कोई खास दिलचस्पी हो ही नहीं। ये बस मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों का ऐसा ही हाल है। मध्य प्रदेश में अगर आंकड़ों की बात करें तो 2 चरणों की मतदान में अब तक वोटिंग का आंकड़ा अपेक्षित नहीं रहा है, जिसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो गई और लोकतंत्र के इस महापर्व को ग्रैंड बनाने की तैयारियों में जुट गई। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोपाल जिला प्रशासन द्वारा अनोखी पहल शुरू की गई है। पहल ऐसी कि अगर आप मतदान करने पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो आपको कई उपहार मिल सकते हैं। जिला प्रशासन ने जब ये शानदार पहल की तो जाहिर तौर पर पूरे देश के मीडिया की नजरें यहाँ जमनी ही थी। जिला प्रशासन की इस पहल को न्यूज चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही मिली। आपको बता दें, अगर आप भोपाल लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और मतदान करने जाते हैं तो आपको कई सारे रंग बिरंगे और इलेक्ट्रॉनिक उपहार मिल सकते हैं। बतौर जिला प्रशासन द्वारा भोपाल के चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाकर खूब प्रचार प्रसार किया गया है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी 4 चरण में लोकसभा चुनाव है। 4 चरण के लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज जो है मध्य प्रदेश में लगातार गिरता हुआ नजर आया है। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और जागरूकता अभियान में चुनाव आयोग ने एक बड़ा अभियान निकाला है। वो ये है कि कौन बनेगा वोटर नंबर 1, कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज में चुनाव आयोग लकी ड्रा रहेंगे, जहां पर भी बूथ रहेंगे वहां पर लकी ड्रा होगा और कौन बनेगा वोटर नंबर 1 की तर्ज पे जो इस पे भाग लेगा और जिसके नाम पर लकी ड्रा निकले, जो भाग लेगा और जिसके नाम पर लकी ड्रा निकलेगा उसे वो लकी ड्रा दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं राजधानी भोपाल में जिसमें लिखा गया है मतदान करो, लकी ड्रा में भाग लो और जीतो लाखों के इनाम।
जो करेगा मतदान वो जीतेगा बम्पर इनाम। 7 मई को मतदान दिवस है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चला रहा था। अब चुनाव आयोग ने एक नया नुस्खा निकाला है, नई चीज निकाली है जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल के बूथ तक जाएं और वोट करें। बाइक, फ्रिज, स्कूटर जैसे आइटम भोपाल के मतदाताओं के लिए रखे हुए हैं। ये सारे उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से मिलने हैं। आपको इस पूरे लकी ड्रॉ का प्रोसीजर बताते हैं। मतदान के दौरान उंगली में लगने वाली अमिट स्याही आपको हरी झंडी देगी कि आप लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं या नहीं। इस लॉटरी के लिए भोपाल के कई मॉल और प्रमुख स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स रखे जाएंगे, जहां मतदाताओं को अपना संकल्प पत्र भरना होगा। मोबाइल नंबर, नाम, वोटर आईडी जैसी डिटेल भरकर कूपन बॉक्स में डालने होंगे। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए मतदान के दौरान उंगली में लगाए जाने वाली स्याही दिखानी होगी। अगर उंगली पर स्याही रहेगी तो ही आप लकी ड्रॉ के लिए एलिजिबल हैं। युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए भी जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। जिला प्रशासन ने युवा मतदाताओं के लिए सही जवाब दो फिल्म का टिकट पाओ पहल शुरू की है। इसके लिए भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के युवा मतदाताओं के लिए एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर युवा मतदाताओं को कॉल करना होगा। इसमें उनसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने वाले मतदाताओं को मूवी का टिकट दिया जाएगा। विस्तार न्यूज भी आपसे अपील करता है कि कल अपने घर से निकलें और मतदान जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कल 7 मई को छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर महामतदान है और कल के बाद पूरी की पूरी जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं उनमें मतदान संपन्न हो जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता फुर्सत के पल बिता सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं की ड्यूटी अन्य राज्यों में लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ड्यूटी का इंतजार है, आला कमान के निर्देशों का इंतजार है। देखिए इन सब पर हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के मतदान में 4 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव में प्रदेश के बचे हुए 7 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। प्रदेश के सभी सीटों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश के नेताओं के जिम्मे में अन्य राज्यों की कमान भी आने वाली है, जिसके लिए संगठन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस जहां स्टार प्रचारकों की पहली सूची में प्रदेश के बड़े नेताओं को ओडिशा की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं बीजेपी में अब भी इंतजार है। कहा जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची भी सामने आ जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है। आने वाले दिनों में और दूसरे राज्य भी छत्तीसगढ़ के नेता जाएंगे क्या? जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी पड़ोसी हमारे राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी के जाने के। आपको बता दें, तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद बचे हुए 4 राज्यों को लेकर राजनीतिक पार्टी लगातार रणनीति बनाते नजर आएगी। केंद्रीय स्तर पर बनने वाली रणनीति का हिस्सा छत्तीसगढ़ के नेता भी बनने वाले हैं, जिसमें कई बड़े चेहरों को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत प्रदेश के कई बड़े कांग्रेस नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान जी हैं, टीएस सिंहदेव जी हैं, कवासी लखमा जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं, और भी जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है वो अन्य प्रदेशों में जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में पसीना बहा चुके नेताओं को अब 7 मई के बाद फुर्सत मिलने वाली है, लेकिन देश भर में 4 और चरण चुनाव के बाकी है, जिसको लेकर प्रदेश के नेताओं को और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब देखना होगा प्रदेश में पसीना बहा देने वाले नेता दूसरे राज्यों में क्या कमाल करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर महामतदान है। यहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं।
पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जमकर धुआंधार प्रचार किया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको बता दें कहां क्या कुछ धुआंधार प्रचार हुआ है। टीवी स्क्रीन पर जरा गौर फरमाइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने संबोधित किया, जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के बाद राजनाथ सिंह आए। 13 अप्रैल को इन्होंने दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में हुंकार भरी। तो वहीं अगले स्टार प्रचारक की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी जमकर प्रचार प्रसार किया, और वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह हैं। 14 अप्रैल राजनांदगांव के खैरागढ़ में ये सभा करने पहुंचे। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 21 अप्रैल खुज्जी, बेलतरा और कोरबा में इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने 22 अप्रैल को रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग में अपना दम दिखाया। तो वहीं बात अगर की जाए तमाम जो फिर से एक बार अमित शाह आए, 22 अप्रैल को आए और इन्होंने कांकेर में जनसभा को संबोधित किया, चुनावी बिगुल को फूंका। दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर आए 23 अप्रैल को, फिर 24 अप्रैल को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रुके, रात रुके। उस बैठक को याद करिए, वो भी विस्तार न्यूज़ ने आपको तमाम जानकारी उसकी भी दी थी। फिर उसके बाद 1 मई को कोरबा के कटघोरा में सरोज पांडे के लिए अमित शाह प्रचार प्रसार करने आए। 4 मई को सरगुजा लोकसभा में जेपी नड्डा ने एक बार पुनश्च प्रचार किया, इसे भी हमने बताया। अश्विनी वैष्णव का दौरा रद्द हुआ, इसकी भी जानकारी विस्तार न्यूज़ ने आपको दी थी 5 तारीख को। आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का दौरा देखते हैं। जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करने राहुल गांधी पहुंचे। कब? 13 अप्रैल को। फिर राहुल गांधी के बाद अगले नेता प्रियंका गांधी पहुंची 21 अप्रैल को कांकेर और राजनांदगांव में। भूपेश बघेल के समर्थन में जनसभा को किया और बीरेश ठाकुर के समर्थन में उन्होंने सभा किया। फिर वहीं 29 अप्रैल को एक बार फिर से राहुल गांधी पहुंचे। बिलासपुर में इन्होंने दम दिखाया। देवेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा में हुंकार भरने 30 तारीख को पहुंचे और शिव डहरिया के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। फिर 2 मई को कोरबा ज्योत्सना महंत के लिए प्रचार प्रसार करने प्रियंका गांधी पहुंची और जमकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और ज्योत्सना महंत के समर्थन में वोट मांगा।